एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम लोग 1 सितंबर 2021 का न्यूज़पेपर देखने वाले हैं। प्लीज नोट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिफोर वी स्टार्ट द न्यूज़पेपर एनालिसिस। यू कैन डाउनलोड द PDF वर्जन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द कमेंट सेक्शन। आप जुलाई 2021 की मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट spmisacademy.com से। इसके अलावा आप जो प्रीवियस मंथ्स हैं उनकी मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप से। दिस ऐप इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर स्टडी मटेरियल। These are the list of the topics which we are going to analyze today. The first topic is from the international segment and this topic is United Nations Security Council Resolution on Afghanistan. देखिए, आपको पता ही है कि इस टाइम पर इंडिया UNSC का प्रेसिडेंट है। इंडिया अगस्त के मंथ में UNSC का प्रेसिडेंट बना हुआ था और अपनी प्रेसिडेंटशिप के अंदर इंडिया ने UNSC में रेजोल्यूशन नंबर 2593 को अभी पास कराया है। इस रेजोल्यूशन नंबर 2593 को सभी मेंबर्स ने वोट करा एक्सेप्ट फॉर 2 मेंबर्स ऑफ UNSC, दैट इज रशिया और चाइना, जिन्होंने एब्सटेन कर दिया वोटिंग से, उन्होंने इस पर वोट नहीं दिया। चलिए समझते हैं क्या है इस रेजोल्यूशन नंबर 2593 में। रेजोल्यूशन नंबर 2593 में तालिबान को बोला गया है कि वो अपने सारे कमिटमेंट ऑन प्रिवेंटिंग द टेरर ग्रुप्स इन अफगानिस्तान उनको मेंटेन रखें। तालिबान को बोला गया है कि जो भी उन्होंने अमेरिका के साथ पीस डील साइन करते टाइम जो भी कमिटमेंट उन्होंने करे थे, जिनमें उन्होंने बोला था कि वो अफगानिस्तान की ज़मीन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ नहीं होने देंगे, उस अपने कमिटमेंट को मेंटेन रखें। इसके अलावा इस रेजोल्यूशन 2593 ने बोला है तालिबान को कि आप अपने यहाँ से वो सारे अफगान नेशनल्स जो कि आपकी कंट्री को छोड़ना चाह रहे हैं उनको आप सेफली निकल जाने देंगे। देखिए, हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में रहा है कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरा अपना कंट्रोल कर लिया है तब से वहाँ के लोग जो हैं अफगानिस्तान के ही लोग वो अफगानिस्तान को छोड़ करके भागना चाह रहे हैं। और आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे थे, हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी इस चीज़ को कवर करा है। लेकिन अब हाल फिलहाल में ये भी न्यूज़ आई है कि तालिबान अपने यहाँ के लोगों को डिस्करेज कर रहा है और वो उनको प्रिवेंट कर रहा है कि वो अफगानिस्तान छोड़ करके ना जा पाएं। तो इस रेजोल्यूशन नंबर 2593 में जो कि इंडिया की प्रेसिडेंटशिप में पास हुआ है उसमें बोला गया है कि तालिबान जो है वो अपने यहाँ के जो भी लोग जो उसकी कंट्री को छोड़ करके जाना चाहते हैं उनको वो सेफली जाने देगा। तीसरी बात इस रेजोल्यूशन में बोली गई है कि रेजोल्यूशन नंबर 1267 में जिन भी इंडिविजुअल्स को डेजिग्नेट करा गया था एज अ टेररिस्ट और उनके अगेंस्ट सैंक्शन लगा दिए गए थे, वो सैंक्शंस अभी भी मेंटेन रहेंगे। देखिए, ये रेजोल्यूशन 1267 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी समझ लेते हैं। ये रेजोल्यूशन नंबर 1267 पास करा गया था UNSC द्वारा इन 15 अक्टूबर 1999 को। इस रेजोल्यूशन में ओसामा बिन लादेन और उसके जो साथी हैं उनको टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया गया था। बोला गया था कि ये टेररिस्ट है और इन सभी लोगों के अगेंस्ट और जो जिन ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग जुड़े हैं उन सबके अगेंस्ट सैंक्शंस लगा दिया गया था। तो इसी में ही अल-कायदा, जिस ऑर्गेनाइजेशन से ओसामा बिन लादेन जुड़ा था और उसको हेड करता था, और उसके अलावा लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट सैंक्शन लगा दिए गए थे। ये रेजोल्यूशन 1267 में जो भी सैंक्शंस लगाए थे ये तब से लेकर के तब तक लगे रहे जब तक अफगानिस्तान को यूएस ने इन्वेड करा था 2001 में और जब तक उसने यूएस ने छोड़ नहीं दिया, और इन सैंक्शंस के अगेंस्ट कोई राइट ऑफ अपील भी नहीं था। तो अभी इस रेजोल्यूशन नंबर 2593 में भी इंडिया ने यही लिखवाया है कि जो भी 1267 रेजोल्यूशन में जो सैंक्शंस लगाए गए थे इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट, वो सारे सैंक्शंस तालिबान रिस्पेक्ट करेगा और तालिबान उन सैंक्शंस को अपहोल्ड करेगा। एक बार जल्दी से हम लोग UNSC को भी रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज अ 15 मेंबर बॉडी।
15 कंट्रीज होते हैं जो इसका पार्ट होते हैं। इन 15 कंट्रीज में 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर हैं, विच आर यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। एंड देन देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर। ये नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। हर एक नॉन परमानेंट मेंबर का 2 साल का टर्म होता है। हर साल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं उनमें से 5 जो है उनका टर्म ओवर हो जाता है और उस 5 जो खाली सीट है उसके लिए इलेक्शन होते हैं। किसी भी कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए एटलीस्ट 2/3 वोट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चाहिए होते हैं। एक बार जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किस तरह से अपने डिसीजन लेते हैं। ये जितने भी डिसीजन होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो वोटिंग के बेसिस पर होते हैं। किसी भी डिसीजन को या किसी भी रेजोल्यूशन को पास होने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में से एटलीस्ट इट मस्ट गेट द सपोर्ट ऑफ 9 आउट ऑफ द 15 कंट्रीज, जिसकी वजह से वो पास होगा। और ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके नाम अभी मैंने बताए थे, इन सबके पास वीटो पावर होती है। किसी भी एक कंट्री ने अगर किसी रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया तो वो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में से पास नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और ये नेक्स्ट टॉपिक है समग्र शिक्षा अभियान 2.0। जरा समझते हैं ये समग्र शिक्षा अभियान 2.0 क्या है। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान सरकार ने पहले चलाया था। इस समग्र शिक्षा अभियान में सरकार ने ये बोला था कि जो स्कूल लेवल की एजुकेशन होती है, जो कि प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12th के लेवल तक की होती है, उसको होलिस्टिकली सरकार सपोर्ट करेगी और उसको एक होलिस्टिक तरह से हम इसको मैनेज करेंगे। ये होलिस्टिक का क्या मतलब होता है, इसको ज़रा समझिएगा। देखिए, आपको पता होगी स्कूल लेवल की एजुकेशन जो होती है वो एक्चुअली 3 लेवल पर होती है। एक होती है प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन में नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी इस टाइप की एजुकेशन को हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट होती है प्राइमरी क्लास की एजुकेशन। ये आपकी 1st क्लास से लेकर के 8th क्लास तक होती है। और उसके बाद आती है सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपकी 9th, 10th एंड 11th, 12th होती है। 12th क्लास को हम लोग सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी भी बोल देते हैं। तो स्कूल एजुकेशन एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। अब जब तक हमारे यहाँ पर हमारे देश में समग्र शिक्षा अभियान नहीं आया था, तब तक ऐसा होता रहा था कि सरकारें प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए अलग अलग स्कीम्स निकालती रही थी और अलग अलग तरीके से इनको प्रमोट करती रही थी। इसका एग्जाम्पल है सर्व शिक्षा अभियान निकाला गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निकाला गया था फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन। तो इस टाइप से अलग अलग स्कीम निकाली गई थी। फिर जब समग्र शिक्षा अभियान आया तो सरकार ने क्या करा, अपने यहाँ की जो 3 स्कीम होती हैं, सर्व शिक्षा अभियान फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके अलावा टीचर्स एजुकेशन को मर्ज कर दिया। और इसके थ्रू हमने ये सोचा कि जो स्कूल एजुकेशन होती है उसको हम होलिस्टिकली प्रमोट करेंगे। अब सरकार ने क्या करा है, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 वर्जन को लॉन्च करा है। देखिए, सरकार ने 1.85 लाख करोड़ का फाइनेंशियल बजट एलोकेट करा है, जिसके थ्रू हम समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को सपोर्ट करेंगे टिल 2025 to 26 फाइनेंशियल ईयर। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को में हम लोगों ने कुछ चेंजेस भी करे हैं जो कि समग्र शिक्षा स्कीम 1 से थोड़े से अलग है। पहला चेंज ये करा गया है कि जो लास्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने लॉन्च करी थी, उसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर हमने समग्र शिक्षा स्कीम को चेंज कर दिया है। और इसीलिए हम लोग समग्र शिक्षा स्कीम को अब बोलेंगे समग्र शिक्षा स्कीम 2.0। देखिए, मैं समग्र शिक्षा स्कीम बोलिए या चाहे समग्र शिक्षा अभियान बोलिए, बात एक ही है। समग्र शिक्षा स्कीम में 2.0 जो है, इसमें हमने ये चेंज करा है, हमने ये सोचा है कि एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल चिल्ड्रेन मस्ट हैव एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन। हर बच्चे को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलती रहे। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 में हमने ये करा है कि हमने निपुण भारत नाम का एक नया लॉन्च करा है, एक मिशन।
निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इस निपुण भारत मिशन में हम इस बात पर फोकस करेंगे कि हर वो बच्चा जो कि क्लास 3 को पास कर चुका है और क्लास 5 को अब तक पास नहीं करा है, उन सारे ही बच्चों को रीडिंग में, राइटिंग में और बेसिक जो मैथ्स होती है उनका एक सर्टेन लेवल उन बच्चों को आता हो। मतलब वो सारे बच्चे जो क्लास 3 को पास कर चुके हैं और क्लास 7 को नहीं पास करे हैं, वो सारे ही बच्चे रीडिंग में, राइटिंग में और जो बेसिक मैथ्स होती है जिसे न्यूमरेसी बोला जाता है, उन सब में एक सर्टेन लेवल तक अच्छे हो जाने चाहिए। तो ये हमारा निपुण भारत का ऑब्जेक्टिव है। तीसरा, सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान 2.0 में ये इनिशिएटिव लिया है कि हर एक बच्चे पर हर साल 500 रुपए सरकार खर्चा करेगी उसके लर्निंग मटेरियल्स पर, जिससे वो सीखेगा पढ़ने लिखने के लिए बुक्स और लर्निंग मटेरियल। इसके अलावा 150 रुपए 150 रुपीज सरकार खर्चा करेगी हर एक टीचर पर, जिससे कि टीचर्स अपने लिए मैनुअल्स ले पाए, रिसोर्सेज ले पाए। और उसके अलावा सरकार 10 से 20 लाख रुपए खर्चा करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट पर, जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट में हम लोग असेसमेंट कर पाए जो बेसिक लिटरेसी होती है जिसमें रीडिंग राइटिंग होता है और न्यूमरेसी दैट मीन्स बेसिक मैथ्स। तो ये 3 मेजर पॉइंट है जो समग्र शिक्षा स्कीम में सरकार ने चेंज करे हैं और इसीलिए अब हम बोलेंगे उसको समग्र शिक्षा स्कीम 2.0। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम द इकोनॉमी सेगमेंट। यहां पर न्यूज ये आई है कि हमारी इकोनॉमी में जो जीडीपी ग्रोथ है उसने जो फर्स्ट क्वार्टर है 2021-22 का, दैट मीन्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून, वहां पर खबर ये आई है कि 2021 में अप्रैल में जून में जो हमारी इकोनॉमी है वो 20.1% से ग्रोथ करी है। अब ये खबर हम लोग को लगेगा कि बहुत अच्छी बात है कि ये इस पहले क्वार्टर में हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर गई 20.1% से, पर अगर इसको हम ध्यान से समझेंगे तो हमें लगेगा ये शायद उतना भी अच्छा नहीं है, हमारी इकोनॉमी को और ग्रो करना चाहिए। देखिए, लास्ट ईयर अप्रैल, मई और जून के जो महीने थे, दैट मीन्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, उसमें हमारी इकोनॉमी 75% रह गई थी अपने एग्जिस्टिंग लेवल का। दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी लगभग 25% कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। और हमें पता ही है, अगर आपने बेसिक इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम लोग जीडीपी ग्रोथ मेजर करते हैं तो हम लोग इस साल के क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो अपने को ये बात समझ में आ जाएगी कि जब पिछले साल जीडीपी बहुत कम हो गई थी तो इस साल एक्चुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। और इसीलिए बहुत से लोगों का कहना है कि ये जो 20.1 का ग्रोथ दिख भी रहा है ये उतना ज़्यादा नहीं है, हमारी इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा ग्रो होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वार्टर था, सेम क्वार्टर था, उसमें तो लॉकडाउन लग गया था, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए। पर बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि इस साल भी तो इसी क्वार्टर में ही सेकेंड कोविड की वेव आ गई थी और इसीलिए सेकेंड कोविड की वेव की वजह से ये क्वार्टर इस साल फिर से उतना ग्रो नहीं कर पाया है। ये जो इफेक्ट है जिसकी वजह से हमें दिख रहा है कि इस साल 20.1% ग्रोथ हुई है कंपेयर टू द लास्ट ईयर ऑफ -24.4, और इस साल की जो थोड़ी सी भी ग्रोथ है वो हमें लग रहा है कि 20.1 बहुत ज़्यादा हो गई है। इस चीज़ को बोला जाता है बेस इफेक्ट। दैट मीन्स लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर को बेस मानते हुए इस साल की ग्रोथ को मेजर करना, दैट इज नोन एज द बेस इफेक्ट। Next news is from the Assam segment and this is about Homder Moner Katha. This Homder Moner Katha is a interactive program जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अटेंड करा है। इस प्रोग्राम में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और टी ट्राइब कम्युनिटी के जो मेजर लीडिंग सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनके साथ एक डिस्कशन करा है हमारे सीएम साहब ने। इसका ऑब्जेक्टिव है कि टी ट्राइब कम्युनिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे करा जाए, उसका एक रोड मैप तैयार करना। इस डिस्कशन में सीएम साहब ने ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि टी ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए 7 सब ग्रुप्स बनाए जाएंगे
और ये 7 सब ग्रुप्स एक रोड मैप बनाएंगे कि किस तरह से टी ट्राइब का कम्युनिटी का डेवलपमेंट करा जाए. This is all from our side in today's newspaper analysis. Thank you.